Hello everyone. So this video is going to be the last part of this chapter, that is chapter number 4 ecosystem. थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ confusion हो गया है इसके parts में, तो ये I think 7 part होगा और 7 part होगा और जो confusion है वो मैं सही कर दूँगी जो मैंने पिछली वीडियोस डाली हैं उसमें। बाकी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी तक के जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं चैप्टर नंबर 4 इकोसिस्टम से, वो मैं सारी शेयर कर दूंगी ताकि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पिछले सारे वीडियोस जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड हैं उनको देख सको और अच्छे से समझ सको, राइट। तो अब हमारा ये लास्ट का टॉपिक बचा है इस चैप्टर का। हम पिछले सारे वीडियोस में इकोसिस्टम पूरा पढ़ चुके हैं। इकोसिस्टम के जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स के बाद अब हमारे पास क्या टॉपिक आता है, अब हम जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो एबायोटिक कंपोनेंट है। तो स्टूडेंट्स, जैसे पहले ही वीडियो में मैंने आप सबसे डिस्कस किया था कि बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ऑलराइट, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द वे इन विच प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो एंड कैरी आउट देयर डिफरेंट एक्टिविटीज़ इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद सेवरल एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अब एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, आप सबको पता है कि पूरा जो इकोसिस्टम हमारा चल रहा है ये हर इंसान, हर एनिमल और यहाँ तक के जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। तो अब वो एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, राइट। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आते हैं, मिनरल्स आती हैं और गैसेस आते हैं। मिनरल में फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और उनके कंपाउंड्स, ये सब क्या है, ये हमारे इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं और इंट्रैक्शन में अफेक्ट करते हैं, राइट। गैसेस हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस इसके अलावा भी जो गैसेस हैं वो हमारे इकोसिस्टम को क्या कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द साइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम। आपको पता है कि नाइट्रोजन साइकिल होती है, जैसे वाटर साइकिल होती है, इस तरह से गैसेस की भी प्रॉपर, ये नाइट्रोजन की इस गैस की भी एक प्रॉपर साइकिल होती है, जिसमें क्या होता है कि अभी आप आगे जो आपके आगे क्लासेस होंगे, नॉट प्रीवियस क्लासेस, उसमें आप ये पढ़ोगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से होता है, कि प्लांट नाइट्रोजन गैस के थ्रू कैसे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जो भी नेचर में इकोसिस्टम में गैसेस प्रेजेंट हैं वो क्या कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करती हैं। ऑलराइट, उसके बाद आते हैं हमारे फिज़िकल फैक्टर्स। फिज़िकल फैक्टर्स में क्या होता है, फिज़िकल फैक्टर्स में हवा है, सॉइल है, वाटर है, इनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लाइमेटिक फैक्टर, सनलाइट, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इन सबको हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एडियाफिक फैक्टर्स, जैसे सॉइल का टेक्सचर क्या है, सॉइल की स्टडी करी जाती है, सॉइल का टेक्सचर वो सुटेबल है प्लांट के लिए कि नहीं, फीचर्स, लैंड सरफेस के टोपोग्राफी, मींस लैंड कैसा है, ये सब इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन सबको अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा एयर, ठीक है। हम सबसे पहले एयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एयर टू लिव। आप सबको पता है कि हम सभी लोग बिना हवा के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो एयर के थ्रू हमें क्या, ऑक्सीजन मिलती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर के थ्रू रिसीव करते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियो में जिसमें हमने इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल के बारे में डिस्कस किया है, राइट। दे यूज टू मेक देयर फूड एंड गिव ऑफ ऑक्सीजन गैस एज बाय द बाय प्रोडक्ट विच इज़ यूज बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो गिवन ऑफ when dead organisms decay and fossil fuels are burned. This cycling of carbon dioxide, अब देखिए क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन ऑफ व्हेन डेड ऑर्गेनिज्म डिके एंड फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न। मतलब इन सब के बर्न से और इनके डिकम्पोजिशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। दिस साइक्लिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब क्या हो रहा है कि ये जो साइकिल का एक प्रोसेस चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ये एसेंशियल है नेचर का बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, राइट। दिस इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द नेचर।
लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन बाय मैन हैज़ डिस्टर्ब दिस बैलेंस। और हम सबको पता है कि अभी जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गया है। तो वी ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ जो नेचर का बैलेंस डिस्टर्बेंस होता है वो, क्योंकि हमारी ओवर एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, राइट। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि सॉइल है, पॉइंट नंबर 2। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सॉइल क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट फॉर एंकरिंग एंड फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर द ग्रोथ। आप सबको पता है कि प्लांट कहाँ पे ग्रो करते हैं, सॉइल पर ग्रो करते हैं, उसी से वो वाटर और मिनरल्स ऑब्जॉर्व करते हैं। मैनी एनिमल्स लिव इन सॉइल बाय मेकिंग बरो और होल्स। और बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो बरो और होल्स बना के सॉइल के अंदर रहते हैं। द न्यूट्रिएंट्स, एसिडिटी लेवल एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। अब जो सॉइल में न्यूट्रिएंट है मतलब उसकी फर्टिलिटी, उसकी पीएच वैल्यू और उसका मॉइस्चर कंटेंट। तो जो सॉइल की लाइफ है, वेजिटेटिव लाइफ जो है जिससे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, उन सब के लिए सॉइल का अच्छा और हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इकोसिस्टम को, जो वेजिटेशन है, प्लांट लाइफ है, उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ऑलराइट, फिर थर्ड पॉइंट पे अपने आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा वाटर है। हम सबको पता है कि वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक एसेंशियल पार्ट है हमारी बॉडी का, ना ही हमारी बॉडी का, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। लैंड प्लांट absorb water from the soil to avoid drying up and use it the raw material। वाटर के बारे में हमको सबको पता है कि किस तरह से वाटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लांट के लिए, ह्यूमंस के लिए। बिना वाटर के क्रॉप्स नहीं सर्वाइव करते हैं, नहीं ग्रो करते हैं। तो दैट्स अ बेसिक थिंग, राइट। उसके बाद हम लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। सन क्या है, सन एक अल्टीमेट सोर्स है लाइट का अर्थ पे, मतलब रोशनी कहाँ से आती है, सूरज से आती है। लाइट इंटेंसिटी एंड इट्स ड्यूरेशन कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब सूरज की जो इंटेंसिटी है उसकी रेजेस की और जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट एनिमल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब देखिए प्लांट के ऊपर किस तरह से लाइट इफेक्ट करती है। आप सबको पता है कि लाइट के ही वजह से वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, उसकी ही प्रेजेंस में ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। फ्लावर एंड सीड जर्मिनेशन के लिए भी लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रॉपर सोर्स ऑफ लाइट नहीं मिलती है तो सीड जर्मिनेट नहीं करती है। इंडोर प्लांट्स वुड इन शेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड शो स्लो ग्रोथ। तो और अगर प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, उनकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, राइट। अब एक एक्टिविटी दी हुई है टू शो दैट लाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ के लिए लाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको 2 पॉट्स ले लेने हैं, राइट। प्रोसीजर क्या है, टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स सच एज बैल्सम, कीप 1 प्लांट इन द ओपन सो इट गेट प्रॉपर लाइट एंड द अदर इन द डार्क। मतलब 2 अच्छे प्लांट लीजिए और एक को रोशनी में रखिए जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट मिल रही हो, और दूसरे को कहाँ रखिए, 1 हफ्ते के लिए दूसरे को कहाँ रखिए, जहाँ पे किसी डार्क जगह पे, जहाँ पे सनलाइट अवेलेबल ना हो। तो 1 हफ्ते में क्या होगा, जब आप 1 हफ्ते के लिए ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि जिसको आपने लाइट में रखा था उसमें प्रॉपर ग्रोथ है, और जिसको आपने छाँव में रखा था वो कैसा हो गया, वो वीक हो गया और येलोइश हो गया, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो मीन्स प्रॉपर सनलाइट नहीं मिली और प्रॉपर प्रोसेसेस नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ स्टंट हो गई। ठीक है, ये तो इफेक्ट था लाइट का प्लांट्स के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे कि लाइट का इफेक्ट एनिमल के ऊपर क्या है। तो इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स, सम एनिमल्स आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम। आपको पता है कि कुछ दिन के एनिमल्स होते हैं और कुछ वो एनिमल्स होते हैं जो नॉक्टोरल्स एनिमल होते हैं, जो रात में एक्टिव होते हैं। तो डे वाले एनिमल क्या है, बटरफ्लाइज, स्पैरोज, काउस, पिजन, क्रोज, नॉट काउस सॉरी क्रोज लिखा था। ये सब आपने देखा होगा कि दिन के वक्त जो ये एनिमल्स आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, राइट, बटरफ्लाइज एंड ऑल। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं जो रात के वक्त ही एक्टिव होते हैं, जैसे बैट है, चमगादड़ है, कॉकरोचेस हैं, आपको हमेशा ये रात में ही नज़र आएंगे। तो ये उनकी लाइफ पे इन्फ्लुएंस करती है जो लाइट की अवेलेबिलिटी होती है।
इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है। आपको पता है कि वेरियस एक्टिविटीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैं वो टेम्परेचर से अफेक्ट करती हैं। मोस्ट एनिमल ग्रो एंड सर्वाइव विद द रेंज ऑफ 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो किस टेम्परेचर की रेंज में सर्वाइव करते हैं, 0 to 50। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं और कुछ बहुत लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, राइट। अब हम एक एक्टिविटी और पढ़ते हैं, टू शो दैट वेरी हाई टेम्परेचर इज़ हार्मफुल टू प्लांट। मतलब आपने देखा होगा कि जब बहुत गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा सूरज की किरणें निकलती हैं तो उससे क्या होता है, पेड़ हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो प्लांट्स को एक प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर हाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसको हाई मिलता है तो उसके वजह से प्लांट्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, 2 हेल्दी पॉट्स लेना है और फिर उसको लेबल कर देना है ए और बी, ठीक है। फिर ऑन अ हॉट सनी डे, मतलब जब बहुत अच्छी धूप निकली हो, आपको क्या करना है, ए प्लांट को बाहर धूप में रख देना है और बी को शेड में रखना है। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है। द लीव्स ऑफ द प्लांट ए kept in bright sun had wilted whereas the leaves of plant B kept in shade are normal। मतलब जो बाहर धूप में रखा है उसमें क्या होगा, ट्रांसपायरेशन इतना ज़्यादा होगा कि उसका जो प्लांट का पानी है वो ख़त्म हो जाएगा और पत्तियाँ उसकी मुरझा जाएंगी। वेयरएज कि जो छाई में हल्का रखा था पार्शियल टेम्परेचर में, वो क्या रहेगा, वो प्रॉपर होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चलता है कि प्लांट्स के लिए किस तरह का टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, एक मॉडरेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो और ये एक्टिविटी जो है वो आपको किस मंथ में परफॉर्म करनी है, मई और जून के मंथ में। क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला ना कि जब बहुत गर्मी का टाइम होता है तो आप खुद अपने घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि उस वक्त पेड़ ज़्यादा मुरझाते हैं, क्योंकि धूप की तपिश की वजह से क्या होता है कि उनका पानी अब्जॉर्ब हो जाता है। तो एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए, राइट। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड इन द कोल्ड रीजन। भाई कुछ प्लांट्स और एनिमल्स कोल्ड रीजन में भी पाए जाते हैं। पेंगुइन्स एंटार्क्टिका में है। पाइन ट्रीज़ जो होते हैं, बहुत खूबसूरत पेड़ होते हैं पाइन ट्रीज़, जो कि स्लोप्स ऑफ हिमालय में वो वहीं पे ही ग्रो करते हैं। ऑन द अदर हैंड कैमल्स आपको पता है रेगिस्तान में कितने हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, और जो डेजर्ट ज़ीरोफाइट प्लांट्स होते हैं वो कितने हाई टेम्परेचर में वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। रेप्टाइल्स हैं और कुछ अंडरग्राउंड भी हो जाते हैं जो हाइबरनेशन के प्रोसेस में चले जाते हैं। बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो विंटर में अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको विंटर स्लीप और हाइबरनेशन कहा जाता है। इसी तरह से स्नेल्स, फ्रॉग्स, ये क्या करते हैं, ये समर स्लीप्स, मतलब ये समर में सो जाते हैं गर्मी को अवॉइड करने के लिए, तो उसको कहते हैं एस्टिवेशन। तो इन 2 प्रोसेस को भी याद रखिएगा कि हाइबरनेशन क्या होता है और एस्टिवेशन क्या होता है। हाइबरनेशन मतलब जब विंटर में जो एनिमल्स हो जाते हैं विंटर्स को अवॉइड करने के लिए, और एस्टिवेशन जो गर्मी में एनिमल्स सो जाते हैं गर्मी को अवॉइड करने के लिए। तो ये आपका होता है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, राइट। उसके बाद हम ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी क्या है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है, जो विजिबल नहीं है, वाटर वेपर के फॉर्म में है, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, ह्यूमिडिटी, राइट। ह्यूमिडिटी इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, विंड, वाटर स्टेटस ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। ह्यूमिडिटी मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ये ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करती हैं। अगर टेम्परेचर लो होगा दैट कॉजेज द हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बाय डिक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ एयर फॉर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि एयर जो वाटर कंटेंट होल्ड करती है। अब मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लू चलती है, तो कैसी चलती है, वो ड्राई हवा होती है, वो ह्यूमिड नहीं होती है, उसमें मॉइस्चर या वाटर वेपर का कंटेंट नहीं होते हैं, है ना। तभी तो जब हम गर्मी में बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और विंटर्स या बारिश के मौसम में क्या होता है कि हवा में नमी बहुत आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है। तो यही क्या है, इसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ह्यूमिडिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट्स के लिए भी, एनिमल के लिए भी। इस मौसम में जो अभी मौसम चल रहा है, बारिश भी हो रही है, तो इस वक्त प्लांट कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं, थ्राइव करते हैं। तो वो ह्यूमिडिटी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इकोसिस्टम को, राइट। उसके बाद हम विंड के बारे में पढ़ते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड, मतलब जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। इट इज़ अ वाइटल इन्वायरमेंटल फैक्टर। इट अफेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये हर चीज़ को अफेक्ट कर रहा है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस सॉरी, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को।
It modifies the water relation and light condition of a particular region. A number of physical, anatomical and physiological changes in plants are introduced by winds. मतलब बहुत सारे चेंजेस प्लांट्स में आते हैं विंड के वजह से, जैसे पत्तियों का गिरना, प्लांट्स की अपरूटिंग हो जाना, डिफॉर्मेशन हो जाना, सॉइल का इरोड करना, या कहीं से सॉइल इरोड हो गया कहीं पे डिपॉजिट हो जाना, ये सब किसके वजह से होता है? ये सब विंड के वजह से होता है। विंड के वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है, मतलब जब हवा चलती है तो क्या करती है, पेड़ों से ज़्यादा पानी ट्रांसपायर होता है, मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, सॉइल इरोजन होता है। जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो क्या होता है कि सॉइल उड़ जाती है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी अच्छी सॉइल है, फर्टिलिटी उसकी जा रही है, इरोड हो रही है सॉइल। द इरोजन रिमूव द रिच ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द सॉइल, मतलब जो अच्छी क्वालिटी की हमारी सॉइल होती है, जब तेज़ हवा चलने से क्या होता है कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी ख़राब होती है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन लीड टू द डेसिसेशन एंड डेथ ऑफ एपिकल मेरिस्टम्स, मतलब जब बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगा, मतलब बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी, और वो भी कैसी हवा, ड्राई हवा, तो जो एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। द एंड रिजल्ट इज़ ड्रॉफ प्लांट, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। प्रोफिसली ब्रांच एंड स्मॉल लीव्स ड्यू टू द हाई वेलोसिटी विंड, द सैंड पार्टिकल्स आर ब्लो एंड आर डिपॉजिट ऑन द लीव सरफेस दैट रिड्यूसेस द फोटोसिंथेसिस। और इसके वजह से ये भी होता है कि धूल मिट्टी पेड़ों के ऊपर जम जाती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, सीज हो जाता है, कि वो स्टोमेटा को कवर कर लेती है, राइट। तो ये हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस करे हैं। उसके बाद डिफरेंट इकोसिस्टम है, ये एक हमारा टॉपिक अभी बचा है। डिफरेंट इकोसिस्टम्स में क्या है कि जैसे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पर के इकोसिस्टम है, पूरा निज़ाम है, वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। एक्वेटिक मतलब जो पानी में एक अलग लाइफ चल रही है, मैरीन इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, समुद्र के अंदर जो पूरी एक मतलब उनकी फूड चेन अलग होती है ना, वहाँ शेर तो जाके मछलियों को नहीं खा रहा है ना, तो उनका एक फूड चेन अलग है। तो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, जो कि लैंड इकोसिस्टम है, वो हैबिटेट पे डिपेंड करता है। वो फर्दर डिवाइड करा गया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। और एक्वेटिक इकोसिस्टम दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, राइट। ऑलराइट, अब उसके बाद हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज़ अ फॉर्म ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब इसमें दोनों तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट है। प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स बायोटिक है, और जो कि फर्दर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स में डिवाइडेड हैं। लाइक प्रोड्यूसर की फर्दर कैटेगरीज हैं, एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं, बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं, पेरिनियल्स क्या होती हैं। फिर एनुअल्स क्या होते हैं, वो प्लांट होते हैं विद अ लाइफ स्पाइन ऑफ 1 ईयर, जो सिर्फ 1 साल तक के ज़िंदा रहते हैं। बाइनियल 2 साल तक के, और पेरिनियल कई सालों तक के। लेयर्स इन फॉरेस्ट, आप ये डायग्राम देख सकते हो, उसमें कई लेयर्स डिवाइडेड होती हैं, फॉरेस्ट फ्लोर, फिर अंडर स्टोरी और कैनोपी। तो ये लेयर्स डिवाइड होती हैं फॉरेस्ट की। तो इसमें क्या है, द ट्रीज़ इन फॉरेस्ट आर ऑफ डिफरेंट शेप। आपको पता है कि छोटे वाले भी पेड़ वहाँ निकल रहे हैं, उससे भी बड़े निकल रहे हैं, और बहुत भी बड़े निकल रहे हैं। तो उसके बेसिस पे क्या किया गया है, जो फॉरेस्ट होती हैं उनकी लेयर्स को डिवाइड कर दिया गया है। द ब्रांचिंग पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम इज़ कॉल्ड द क्राउन, राइट। जो ऊपर का पार्ट है उसको क्या कहते हैं, क्राउन। इट इज़ फॉर्म ऑफ द ब्रांचेस एंड लीव्स। दीज ग्राउंड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइज एंड फॉर्म द सेवरल हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द फॉरेस्ट, मतलब जो ऊपर की पेड़ों की पत्तियां और शाखाएं होती हैं वो क्राउन फॉर्म करती हैं, और वो डिफरेंट लेयर। टॉप लेयर क्या है, जिसको कैनपी कहते हैं, जिसमें सबसे टॉलेस्ट आते हैं। फिर अंडर स्टोरी मिडिल लेयर होती है, जिसमें शर्ब्स और डॉल ग्रासेस आती हैं। और फॉरेस्ट फ्लोर में सबसे छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं जो ग्राउंड सरफेस से लगे होते हैं, फ्रूट, सीड्स और स्मॉल हर्ब्स और फंजाई के जो प्लांट्स होते हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आ गए। उसके बाद भाई प्लांट, जंगल में तो पेड़ भी हैं और कंज्यूमर्स भी हैं। फिर कंज्यूमर्स की कैटेगरी आती है हर्बीवोरस, आपको पता है डेयर हैं, गोट हैं, एलिफेंट्स हैं, ये सब हर्बीवोरस प्रेजेंट है। कार्निवोरस में टाइगर है, फॉक्स है, पैंथर है, हॉक है। फिर ओमनीवोरस में वो कैटेगरीज आती हैं जैसे क्रो हैं, बेयर हैं, जो
बेयर भाई जंगल में होते हैं कि नहीं होते हैं? वो क्या है? वो ओमनीवोरस है, वो दोनों को खाते हैं, हर्बीवोरस और कार्निवोरस को। और स्कैवेंजर्स वल्चर्स हैं, जैकॉल्स हैं, ये सारे भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। डिकम्पोजर्स भी प्रेजेंट होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या हैं? फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, जो डेथ और डिके मैटर जितने भी होते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में उसको डिकम्पोज करते हैं और अल्टीमेटली क्या करते हैं? ह्यूमस क्या होती है? ह्यूमस जो डेड और डिकम्पोज से जो बनती है वो ह्यूमस होती है। द डिकम्पोज एंड डिस्ट्रॉय द डेड रिमेन, और वो जो उससे न्यूट्रिएंट प्लांट को मिलते हैं और वो हेल्प करता है एक खाद बनाने में जो कि ह्यूमस होती है, जो टॉप लेयर फॉर्म करती है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। द एबायोटिक फैक्टर्स सच एज ह्यूमिडिटी, लाइट, एटीट्यूड, विंड स्पीड एंड टेम्परेचर अफेक्ट द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉरेस्ट इन अ फॉरेस्ट। तो हमने ये जितने भी हमारे एबायोटिक फैक्टर्स थे हमने वो पढ़े कि किस तरह से वो इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। और जैसे कॉर्निफर्स हैं, फर एनिमल्स, ये हाई एटीट्यूड में पाए जाते हैं, कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं और हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट हुआ है। नाउ इसके बाद वाली वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और इस एक्टिविटी 3 को डिस्कस करेंगे। राइट, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्सप्लेनेशन की सारी वीडियोस ख़त्म हो चुकी हैं। पिछली सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आपका होमवर्क है कि इस चैप्टर को पूरे अच्छे से रीड आउट करिए, समझिए, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।